हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी देख रहे हैं आरओ और एआरओ से संबंधित जो प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स हैं उसका अब हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर फरवरी मंथ में होना है। उसके लिए आज ही मैंने मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर आया है और जिससे आप सभी को अच्छे से पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जिन्होंने बुक्स ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अब हम जो है सॉल्व पेपर करने वाले हैं आरओ से संबंधित, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, समान अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। ये दो ही टॉपिक होते हैं आरओ में। तो इसके लिए हमने यूथ कंपटीशन की ये प्रैक्टिस सॉल्व पेपर लेकर आया है, जो कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और आपको अच्छा लगेगा। और ये जो है अभी नया प्रिंटेड है, मतलब वर्जन है 2023-24 का। इसमें जो है आपको अच्छी तरह से प्रश्न जो दिए गए हैं उसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप बोलेंगे तो बता दूंगा, नहीं तो जैसे दिया है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो बस आप सभी आज इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखें। इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं सभी को मैं करके एक एक करके सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें हर क्षेत्र से हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ टॉपिक है। जैसे आपका हो जाता है पर्यावरण परिस्थिति, इधर का आपका कंप्यूटर हो जाता है, ऐसे करके सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। हिंदी का भी ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई सा टॉपिक छूटा नहीं है कि जो कोई छूट गया हो, सब इसमें दिया गया है। तो एक एक करके मैं सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा दूंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप सभी को ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे, यूपी स्पेशल से संबंधित मैंने एक एक करके सबको समाप्त कर दिया है थ्योरी क्लासेस के माध्यम से। बस उन सभी का प्रैक्टिस सेट लेकर आना है। जो कि मेरा एक टॉपिक बचा हुआ है जनसंख्या से संबंधित, उसको भी मैं जल्द ही कल की वीडियो में समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि हमने यूपी स्पेशल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का स्पेशल टॉपिक था, जो हमने एक एक करके 20 अभी तक जो है 16-17 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाया है, जो कि कभी कोई वीडियो 30 मिनट की है, कोई 40 मिनट की, ऐसे ऐसे है। पूरी थ्योरी क्लास उसमें दी गई है। तो जैसे हो जाता है आपका पहला चैप्टर था उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव, ऐसे ऐसे करके जो है उत्तर प्रदेश के मैंने टोटल 17 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट वाला चैप्टर था जो आज पढ़े हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश की, इसको 2 पार्ट में लेकर आए हैं। और बाकी के कल जो है हम पढ़ लेंगे उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के जनगणना के बारे में, और इसके बाद बजट, फिर आर्थिक समीक्षा। ये 2-3 टॉपिक बचता है, इसको हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन ये हमारा टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उससे पहले हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अगर आप सभी बोलेंगे तो एक दिन में जो है 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस सेट आगे तक जारी रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। ये काफ़ी अच्छी बुक्स है और काफ़ी मोटी भी है। 20 से 22 प्रश्न आज करेंगे। इसके बाद फिर अगर आपको अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे तो मैं जो है 60 से 70 क्वेश्चन एक दिन में 30 से 40 मिनट में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अब देखते हैं, देख सकते हैं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र ये दिया गया है समीक्षा अधिकारी का, यानी कि आरओ से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद में हिंदी भी पढ़ेंगे। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यानी अफगानिस्तान से किसने बाबर को आमंत्रित किया कि आइए और भारत पर आक्रमण करिए। तो यह किसने करा था, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा दौलत खान ने। दौलत खान ने बाबर को निमंत्रण दिया था कि भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, ठीक है। तो इब्राहिम खान लोधी ने
निमंत्रण किसे दिया था? बाबर को, भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसने सोचा कि यह जो है बाबर भी तैमूर लंग की तरह आक्रमण करेगा और इसके बाद अपने देश अफगानिस्तान वापस चला जाएगा, बट बाबर गया नहीं, वो यहीं पर बस गया भारत में, और इसी कारण जो है दौलत खां की स्थिति भी खराब हो जाती है और इब्राहिम लोदी भी युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक्सप्लेनेशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बाद सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनाथन पैरी। कैसे याद कर सकते हैं? डेथ था इसमें भी है, डेथ और इसके बाद था इसमें भी है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं से ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन पैरी। इनकी और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो इनकी अदर पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म। नेक्स्ट है आपका क्लासेज ऑफ लेबर। थर्ड पुस्तक हो जाती है कास्ट एंड किनशिप इन कंगारा। ये इनकी अदर बुक्स हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मेल क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी के सभी मैच सही हैं, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है, एक तरफ दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के प्रांत का नाम है और दूसरी तरफ उस प्रांत की राजधानी का क्या नाम है, ये आपको मैच कराना है। तो इसका सही मेल क्या हो जाएगा? तो इसका सही मेल हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अब देखेंगे एक का दूसरा, यानी कि ए का सेकंड। तो ए का सेकंड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रांत की, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रांत है न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी का नाम है सिडनी। ठीक है, और इसके बाद सेकंड हो जाता है बी का वन क्वींसलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है ब्रिस्बेन। इसके बाद सी का 4 हो जाता है विक्टोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है मेलबर्न। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका हो जाता है पर्थ। अब इसको मैं मैप से बना के आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा, एक बार आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है फिर पूछा जाए। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है 6 प्रांतों में बांटा गया। कौन कौन से प्रांत है? तो पहला देखते हैं, यहाँ से पीछे से लेते हैं। तो एक हो जाता है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत और इसकी राजधानी का क्या नाम हो जाता है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसको याद कैसे कह सकते हैं? पा से पश्चिमी, पा से पर्थ। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम हो जाता है? पर्थ। और इसी क्षेत्र में जो है 2 सोने की खान है। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे अगर मैप में, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में अगर राजनीतिक पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे 2 खाने हैं, एक का नाम है कुलगारली और दूसरे का नाम हो जाता है कुलगर्डी। तो ये दोनों खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों गोल्ड की खान है। ठीक है, जी फॉर गोल्ड। नेक्स्ट हो जाता है आपका ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी का क्या नाम हो जाता है? तो इसकी राजधानी का नाम है डार्विन। ठीक है, और इसके बाद वहीं देखेंगे क्वींसलैंड की राजधानी का क्या नाम हो जाता है? तो क्वींसलैंड की राजधानी का नाम हो जाता है ब्रिस्बेन। ठीक है, ब्रिस्बेन जो है किसकी राजधानी का नाम है? तो क्वींसलैंड हो जाता है। और इसके बाद हो जाता है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम जो हो जाता है एडिलेड, ADELAID। एडिलेड जो है ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का नाम है, राजधानी है। इसके बाद आपका हो जाता है न्यू साउथ वेल्स की राजधानी का क्या नाम है? जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इसकी राजधानी का नाम है सिडनी। और लास्ट आपका जो छठा प्रांत होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये छठा वाला है, इसका क्या नाम है? तो ये इसका नाम है विक्टोरिया। और इसकी राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम हो जाता है मेलबर्न। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांतों का नाम और उनकी राजधानियों के नाम मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन की जो है
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देना कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड के सहारे स्थित है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा ग्रेट बैरियर रीफ है, और यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इस क्षेत्र में स्थित है। जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, ये जो है क्वींसलैंड के सहारे और न्यू साउथ वेल्स में स्थिति है। ठीक है, तो ये आपका कौन सी श्रेणी हो जाती है, तो ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है। और इसके बाद ये कौन सी है, तो ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रवाल भित्ति से बनी सबसे बड़ी रीफ है। अब हमारा नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है किस अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपको इसका सही विकल्प चूज करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मैच सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मेल सही नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें जो है सभी सुमेलित हैं। जैसे कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई थी। आपको ऐसे नहीं याद करना है कि चारों आपको याद करना है। ठीक है, हमें चारों नहीं याद करना, क्योंकि हम जब कूट देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें 1 या 2 ऑप्शन अगर हमें याद है तो हम उससे जो है अपने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हमें सिर्फ 2 याद कर लेना है, जो दोनों आसान हो और इम्पॉर्टेंट भी है। ललित कला अकादमी ये भी इम्पॉर्टेंट है, और संगीत अकादमी नाटक अकादमी ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें दोनों को याद करना है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954। इसको रट लीजिए, चाहे जैसे 2 को मैं चारों को नहीं बताऊंगा याद करने के लिए, सिर्फ 2 को याद करेंगे ताकि हमें और जो क्वेश्चन मिलेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। तो हम जो है 2 ही याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 को छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं। एक साथ 4 याद करने की कोशिश करेंगे तो चारों नहीं याद होगा। कोशिश करें सिर्फ 2 को याद करें। तो ललित कला को याद कर लें और इसके बाद संगीत नाटक अकादमी को मैंने ऐसे ही याद किया है। ठीक है, तो हमारा मैच देख सकते हैं कि मैच कौन सा सही है। तो मैंने 2 ही को बताया, अब 2 ही याद करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके फिर क्वेश्चन आगे आएगा। इतना आपको पता है कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। तो 2 याद कर लीजिए, इसके बाद आगे फिर आएगा तो फिर याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 6ठे क्वेश्चन को कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। पहला है अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी। तो कौन सा इसमें से मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अमनगढ़ जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है, आप एक बार जाके देख सकते हैं थ्योरी क्लासेस उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कार्बेट बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इतना ना याद करें, बस इतना याद करें कि जो है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है, बस। इसके बाद बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कोयला संचालित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो है कोयला से संचालित बिजली संयंत्र है। तो आपको ऑप्शन में कूट दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। 2 आपका हो जाएगा दादरी और सिंगरौली। ये दोनों जो है जो बिजली संयंत्र हैं किससे संचालित होते हैं, तो कोयले से संचालित होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये आपका हो गया व्याख्या। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला संचालित बिजली संयंत्र है। ठीक है, डार्लीपाली उड़ीसा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है, 5। तो उत्तर प्रदेश में कोयला से संचालित एनटीपीसी कितनी है, तो 5 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार तथा टांडा है। अब आप सभी को बता दें कि जो है सिंगरौली किस जिले में है, तो यह है सोनभद्र में। दादरी कहाँ पर है, तो दादरी भी आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद
आपका हो जाता है रिहंद। रिहंद भी सोनभद्र जिले में है। और फिरोज गांधी ऊंचाहार एनटीपीसी कहाँ पर है? तो यह है आपका फिरोज गांधी रायबरेली में, ठीक है। और टांडा वाला कहाँ पे है? तो टांडा एनटीपीसी है अकबरपुर अंबेडकर नगर में, ठीक है। तो कोयला संचालित एक बिजली संयंत्र मेजा प्रयागराज में है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है, ठीक है। इसके बाद आप याद कर लेना, आप इतना याद करें कि उत्तर प्रदेश में जो है 5 कोयला संचालित एनटीपीसी हैं: सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं। और इसके बाद एक हो जाता है आपका कौन सा? मेजा, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो 5 आपके ऊपर हो जाते हैं और एक मेजा आपका कहाँ हो जाता है? प्रयागराज में। अब हम अपने 8वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कि गाय की नस्ल है देवनी, बकरी की नस्ल है बरबरी, भैंस की भदावरी और भेड़ की नस्ल है गिर। तो इसमें जो है कौन सा मैच नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भेड़ की नस्ल गिर नहीं है। गिर भी किसकी नस्ल है? तो ये भी गाय यानी कि काऊ की नस्ल है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय की नस्ल है देवनी, बकरी की बरबरी, भैंस की भदावरी और गाय की गिरी, ठीक है। भेड़ की नस्ल नहीं है गिरी, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है पुस्तक और उसके लेखक कौन है इसके बारे में दिया गया है। तो रास पंचाध्यायी, इसके लिए रास पंचाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? चैतन्य भागवत किसके लेखक हैं? और इसके बाद चैतन्य मंगल जो है यह किसकी पुस्तक है? और भक्ति रत्नाकर यह किसकी पुस्तक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मैच में देना है तो मैच में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड आपका हो जाएगा नंद दास की, आपका ए का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद बी का वन हो जाएगा। चैतन्य भागवत जो है यह किसकी है? तो यह है आपका वृंदावन दास की। इसके बाद हो जाता है सी का 2, तो सी का 2 हो जाएगा चैतन्य मंगल पुस्तक किसकी है? तो यह है जय नंदा की। इसके बाद भक्ति रत्नाकर किसकी है? तो यह हो जाता है आपका नरहरि चक्रवर्ती की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो रास पंचाध्यायी पुस्तक किसकी हो जाती है? नंददास की। चैतन्य भागवत किसकी पुस्तक है? तो वृंदावन दास की। चैतन्य मंगल किसकी पुस्तक है? तो जय नंदा की है। भक्ति रत्नाकर किसकी है? नरहरि चक्रवर्ती की। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य समूह के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो है शरीर में ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। तो दो ही ऐसे मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा एक ऑप्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। छोटे छोटे पॉइंट पकड़ के करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे। हम आपको बता दें कि कहाँ से आपको देखना है। यहाँ से देखेंगे जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, ठीक है। तो आपका सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 11वां। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जब ये जो है इंग्लैंड के जो पैलेस महल था जिसमें जो है इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हो रहा था, जब वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे थे, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जो है एक वस्त्र पहनते थे जो कि सीधा एक ही तरफ होता था और बाकी पूरा शरीर उनका नंगा होता था। तो इसलिए उन्हें जो है जो वहाँ का एक चर्चिल था, जिसका नाम चर्चिल था, उसने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। अब देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो बाल्टिक सागर के तट पर कौन से इनमें से देश शामिल नहीं है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा
इसमें दिया गया है कि सभी जो है देश बाल्टिक देश से सभी देश जो है बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं। आपको एक तथ्य देंगे जो आपको अच्छा लगेगा। तो बाल्टिक सागर से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, तो आपका हो जाता है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड और रूस। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक देश से नहीं लगती है, लेकिन अब नॉर्वे के साथ जो है स्वीडन है, तो इसलिए ऑप्शन ये सही रहता है, क्योंकि अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है ऑप्शन में ए या बी करके, तो हमारा सही विकल्प हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है स्टार लगा दिया गया है। इसमें जो है कोई सा ऑप्शन लगाए होंगे तो उनको कॉमन नंबर एक नंबर सभी को मिला होगा, ठीक है। तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब देखते हैं कि बाल्टिक सागर कहाँ पर स्थित है, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक देश किसे कहते हैं, बाल्टिक देश किसे कहते हैं, बाल्टिक देश किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाल्टिक देश कहते हैं 3 देश को मिलाकर, इसे बाल्टिक देश कहा जाता है। कौन कौन से देश होते हैं, ध्यान से देखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को जो है बाल्टिक देश भी कहते हैं। कौन कौन से देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे किस खेल में, तो भारत कौशल 2021 के प्रतियोगिता में। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, तो अब ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट देख लीजिए, उड़ीसा ने 51 पदक जीता था, महाराष्ट्र ने 30 और केरल ने 25 पदक जीते थे। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट अब आपका 14वां प्रश्न हो जाता है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो त्रिशूल शिखर या हिमालय का एक चोटी है, यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 7500 मीटर से अधिक त्रिशूल शिखर की ऊंचाई है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो है पहला ऑप्शन आपका सही है, बाकी दूसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका त्रिशूल शिखर है वह जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड किस जिले में, बागेश्वर जिले में स्थित है, जबकि इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 7120 मीटर है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि स्थलीय मतलब जो स्थल है, तो आपको ये तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि स्थलीय कौन से हैं और कौन सा स्थलीय नहीं है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं, पर्वत भी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके बाद आपका सागरीय, ये यहाँ पे सागर आ गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सागरीय से हो जाएगा सागर, यानी कि जल की यहाँ पे बात हो गई है। और निम्न स्थलीय, यहाँ भी स्थलीय आ गया है, तो फिर ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। जबकि अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी आपका स्थलीय से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो बाकी के कल करते हैं। अगर आप सभी को अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वैसे भी दे देंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे। तो कल फिर मिलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।